नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको कराने जा रहे हैं पॉवर्टी पार्ट 2 निर्धनता भाग 2। पहले भाग में हमने आपको कराया था निर्धनता क्या है, इसकी परिभाषा, निर्धनता के माप और निर्धनता की प्रवृत्तियाँ। आज हम आपको कराएंगे निर्धनता के क्या कारण हैं और निर्धनता को दूर करने के उपाय, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी एंड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इन इंडिया। सबसे पहले निर्धनता के कारण। निर्धनता के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें सबसे पहला कारण है आय व धन का असमान वितरण, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। भारत में आय और धन का असमान वितरण है, जो कि निर्धनता का मुख्य कारण है। कुछ धनी लोगों के पास आय का बहुत बड़ा हिस्सा होता है और कुछ यानी कि बहुत सारे लोगों के पास, बहुत सारे निर्धन लोगों के पास आय का छोटा सा हिस्सा होता है। ये होता है आय का असमान वितरण, जैसा कि NCAER नेशनल काउंसिल अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च में एक रिपोर्ट के अनुसार 20% धनी लोगों के पास GDP का 53.2% भाग है और नीचे के जो 40% गरीब लोग हैं, उनके पास केवल 5.3% GDP का भाग है। एकाधिकारी जांच आयोग के अनुसार 1536 कंपनियां केवल 75 परिवारों के आधिपत्य में काम कर रही हैं। यानी कि ऊपर के जो 75 अमीर घराने हैं, वो 1536 कंपनियों के मालिक हैं, केवल 75 परिवार। तो इसका मतलब यह है कि आय का असमान वितरण है भारत में, जो कि गरीबी का मुख्य कारण है। दूसरा नंबर है जनसंख्या का अधिक दबाव। दूसरा कारण, जनसंख्या का भारत में बहुत ज़्यादा दबाव है। जनसंख्या द्रुत गति से बढ़ती है। पूरे विश्व में भारत की जनसंख्या दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे चाइना और दूसरे नंबर आता है भारत का। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ जनसंख्या है भारत की, और जो वर्तमान में 130 करोड़ और 135 करोड़ के आसपास होने का अनुमान है। 1941 और 51 में जो जनसंख्या की वृद्धि दर थी भारत की 1% थी, जो कि 91 और 2001 में बढ़कर 2.1% हो गई, जो कि बहुत ज़्यादा है। इससे क्या अनुमान लगाया जाता है कि जनसंख्या के ज़्यादा बढ़ने से निर्भरता का भार बढ़ जाता है, क्योंकि जनसंख्या बहुत स्पीड से बढ़ती है, जबकि खाद्यान्न का जो उत्पादन है वो कम गति से बढ़ता है। इसलिए खाने वाले ज़्यादा पैदा हो जाते हैं। माल्थस ने एक सिद्धांत दिया था जनसंख्या का कि जो खाद्यान्न, जो अनाज है, जो उत्पादन होता है, वो अर्थमेटिकली बढ़ता है, यानी कि गणितीय दर से बढ़ता है। अनाज ऐसे बढ़ता 1 2 3 4, इस गति से अनाज बढ़ता है। लेकिन ये ज्योमेट्रिकली यानी कि ज्योमितीय दर से जनसंख्या बढ़ती है, जो कि बहुत नुकसानदायक है। तो सबसे जो दूसरा मुख्य कारण था वो है जनसंख्या की वृद्धि दर, जनसंख्या का अधिक दबाव। तीसरा कारण है राष्ट्रीय उत्पाद का निम्न स्तर। हमारे देश में जो राष्ट्रीय उत्पादन है, प्रति व्यक्ति आय है, वो बहुत कम है दूसरे देशों के मुकाबले। दूसरे देशों से अगर तुलना की जाए तो पूरे विश्व के जो बहुत ज़्यादा निर्धन देश हैं, उनकी श्रेणी में हमारे देश का नंबर आता है। तो देखिएगा 2016-17 में 2011-12 की कीमतों पर हमारे देश की जो राष्ट्रीय आय थी, NNP थी, वो कितनी थी? NNP थी 1,86,776 करोड़। ये 2016-17
में थी 2011-12 की कीमतों पे, नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि जिसको राष्ट्रीय आय हम कहते हैं। और प्रति व्यक्ति जो आय थी वो कितनी थी, 82,269 रुपीज। ये PCI पर कैपिटा इनकम थी 2016 में, जो कि दुनिया के जितने भी देश हैं उनमें जो निर्धन देशों की श्रेणी में मतलब हमारा नंबर आता है। तो ये भी तीसरा कारण था, राष्ट्रीय उत्पाद का निम्न स्तर है। अगला है विकास की कम दर। चौथा जो कारण है विकास की कम दर। हमारे देश में जो विकास है, जो आर्थिक विकास है, सामाजिक विकास है, वो उसकी बहुत कम दर रही है। क्योंकि देखो योजनाएं हैं, 12 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। 12 योजनाओं में हमने आपको बताया था कि जो ग्रोथ रेट है वो लगभग 5% के आसपास रही। 5वीं योजना के बाद और उसके बाद जितनी भी योजनाएं थी सभी में 5% या 5% से ज़्यादा रही, लेकिन उससे पहले कम थी। तो 5% एवरेज हम निकाल लेते हैं कि ग्रोथ रेट, लेकिन जनसंख्या की वृद्धि दर 2.1% है। अब डिफरेंस करेंगे, 5 में से अगर 2 माइनस करते हैं तो 3% आ गई। इसका मतलब विकास की दर तो 3% ही रही, क्योंकि 5% ग्रोथ रेट रही, लेकिन खाने वाले और ज़्यादा पैदा हो गए। तो जो शुद्ध ग्रोथ रेट है, जो नेट ग्रोथ रेट है, वो 3% रही, जो कि बहुत कम है। तो ये भी एक कारण है। नेक्स्ट है स्फीतिक दबाव। हमारे देश में कीमतें लगातार बढ़ती हैं, और जब लगातार कीमतें बढ़ती हैं उसको स्फीतिक यानी कि स्फीति की मुद्रास्फीति की स्थिति कहा जाता है, लगातार कीमत स्तर का बढ़ना। और जब मुद्रास्फीति की स्थिति आती है तो अमीर वर्ग पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पिसता है तो केवल गरीब लोग पिसते हैं, और गरीब लोग और ज़्यादा गरीब हो जाते हैं जब महंगाई का सामना करना पड़ता है, ज़्यादा कीमतें उन्हें देनी पड़ती है। तो इससे इसका जो प्रभाव पड़ता है तो गरीब लोगों के ऊपर पड़ता है। नेक्स्ट है बेरोजगारी। भारत में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, यानी कि लोगों को रोजगार नहीं है। अब रोजगार नहीं है तो फिर क्या करेगा, उसके पास आय नहीं है, और आय ही नहीं होगी तो क्या है, निर्धनता का मुख्य कारण तो यही ना बेरोजगारी है। तो आय नहीं होगी तो कार्यकुशलता भी नहीं होगी काम करने की, और फिर वो और ज़्यादा निर्धन होता चला जाता है। तो ये भी एक मुख्य कारण है बेरोजगारी। नेक्स्ट है पूंजी की अपर्याप्तता। हमारे देश में निर्धनता बहुत ज़्यादा है, और पूंजी निर्माण की जो दर है वो बहुत कम है। उसका क्या कारण है, क्योंकि निर्धनता है, कम आय है, कम बचत होती है, और जिससे पूंजी निर्माण नहीं हो पाता है, और जो भी एक मुख्य कारण बना हुआ है पूंजी की अपर्याप्तता। नेक्स्ट है योग्य उद्यमियों की कमी। हमारे यहाँ जो साहसी लोग हैं, जो योग्य उद्यमी हैं, उनकी भी कमी है, क्योंकि जो कल्पना शक्ति रखने वाले हैं, दक्ष हैं, निपुण हैं और जोखिम उठाने वाले हैं, उन लोगों की कमी है। मोटिवेशन की भी कमी है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे देश में जो निर्धनता का कारण है, जो गरीबी बनी हुई है। नेक्स्ट है आधारिक संरचना का अभाव। आधारिक संरचना 2 प्रकार की होती है, आर्थिक आधारिक संरचना और सामाजिक आधारिक संरचना। आर्थिक आधारिक संरचना में क्या आ जाता है, यातायात के साधन आ जाते हैं, ऊर्जा है और संचार के साधन। ये आर्थिक आधारिक संरचना है। ये भी शिशु अवस्था में है, अभी हमारे देश में इतनी ज़्यादा विकसित नहीं हुई है। एक होता है सामाजिक आधारिक संरचना, जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को हम लेते हैं, जो कि ज़्यादा उच्च स्तर पर हमारे देश में नहीं है। ये भी एक कारण है कि भी जो हमारे यहाँ आर्थिक आधारिक संरचना है, वो भी उसका जो ढांचा है, जो नींव है, वो भी बहुत कमज़ोर है। नेक्स्ट है पुरानी सामाजिक संस्थाएं। हमारा देश रूढ़िवादी है, जातिवाद, संयुक्त परिवार प्रणाली, उत्तराधिकार का नियम, ऐसी रूढ़ियों में जकड़ा हुआ है, जो कि आर्थिक विकास में एक रुकावट बना हुआ है, यानी कि आगे नहीं बढ़ने दे रहा लोगों को। तो ये जो है, ये जो रूढ़िवादिता है, पुरानी सामाजिक संस्थाएं हैं, ये आज के टाइम पे भी हमारे देश में विराजमान है, जो कि निर्धनता का एक कारण बना हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, तो ये सब थे कारण, निर्धनता के कारण। और नेक्स्ट मैं अब आपको कराने जा रही हूँ निर्धनता को दूर करने के उपाय। निर्धनता को दूर करने के उपाय इस प्रकार से हैं। सबसे पहला है आय की असमानता को कम करना। जैसा कि अभी हमने कारण बताए थे, तो उसमें सबसे पहला कारण था धन और आय की असमानता। तो सबसे पहला जो कारण है वही उपाय है।
सबसे पहले हमें आय और धन की असमानता को कम करना चाहिए। इसके लिए जो भी कृषि श्रमिक हैं जो असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरी देनी चाहिए, क्योंकि वो लोग गरीब हैं और उनको उनकी गरीबी को दूर करके ही आय की असमानता को दूर किया जा सकता है। ये हम न्यूनतम मजदूरी कानून का सहारा लेकर के कर सकते हैं। और आय की असमानता को दूर करने के लिए एक और भी उपाय है कि जो अति आवश्यक वस्तुएं हैं और जो गरीब लोग खरीदते हैं, न्यूनतम उपभोग की आवश्यकता की जो वस्तुएं हैं उन पर कम से कम बिक्री कर अर्थात अप्रत्यक्ष कर कम से कम उन वस्तुओं पर लगाना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा जो अति आवश्यकता की वस्तुएं हैं उनका उत्पादन करना चाहिए, ताकि उनकी पूर्ति ज़्यादा हो और उनकी कीमतें कम हों और लोगों को उचित कीमतों पर उत्पादन यानी कि वस्तुएं जो गरीब लोग हैं उनको उपलब्ध हो सके। साथ में उनके शिक्षा और उनके स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। उनको प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए ताकि उनकी वास्तविक आय में वृद्धि हो सके। एक प्रभावी राशनिंग प्रणाली को भी अपनाया जाना चाहिए ताकि उनकी वास्तविक आय बढ़ जाए और आय की असमानता को कम किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक विकास की वृद्धि की गति को बढ़ाना। आर्थिक विकास की वृद्धि की गति को कैसे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि देखो हमारे देश में भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि जो है वो रीढ़ की हड्डी है भारतीय अर्थव्यवस्था की, यानी कि कृषि का भी विकास किया जाना चाहिए और कृषि में ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिकों को रोजगार मिले, इस प्रकार की तकनीक अपनाई जानी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग धंधों का विकास किया जाना चाहिए, यानी कि खेतों और कारखानों में अधिक मजदूरों को रोजगार दिया जाना चाहिए। और जब ज़्यादा रोजगार होगा तो क्या होगा, ज़्यादा लोगों के पास आय होगी और ज़्यादा आय होगी तो उतनी ही ज़्यादा निर्धनता कम होगी। थर्ड जो उपाय है वो है जनसंख्या की वृद्धि दर में कमी, यानी कि जनसंख्या की वृद्धि दर में कमी की जानी चाहिए। जो जनसंख्या की जो ग्रोथ रेट है, जैसा कि अभी हमने बताया था 2.1 है, ये और भी कम की जानी चाहिए ताकि जो प्रति व्यक्ति आय है वो बढ़ सके। प्रति व्यक्ति आय, क्योंकि जो पीसीआई है पर कैपिटा जो इनकम है वो राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या। अगर जनसंख्या कम होगी और राष्ट्रीय आय से जब हम भाग देंगे तो पर कैपिटा इनकम ज़्यादा आएगी और ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय होगी तो ज़्यादा बचत होगी और ज़्यादा बचत होगी तो ज़्यादा निवेश होगा और जब ज़्यादा निवेश होगा तो ज़्यादा उत्पादन होगा और ज़्यादा उत्पादन होगा तो अधिक रोजगार, मतलब ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा और ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा तो कम से कम निर्धनता रहेगी, यानी कि निर्धनता कम हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा आगे हम बताएंगे कुछ अन्य उपाय हैं। ये 3 मुख्य उपाय थे और भी कुछ उपाय हैं, उनमें से अब हम बताएंगे। सबसे पहला है कृषि का विकास। कृषि का विकास यानी कि कृषि के अंदर आधुनिकीकरण, यंत्रीकरण, कृषि को नए नए जो आजकल का जो यंत्रीकरण है, आधुनिकीकरण है, नए नए तरीकों से खेती की जानी चाहिए। तो जो मिन्हास हैं, प्रोफेसर मिन्हास क्या कहते हैं कि अगर कृषि का ज़्यादा से ज़्यादा हम विकास करेंगे ना तो जिसमें अगर कृषि में हम जैसे हमने अभी अपनाया था जिससे हरित क्रांति आई थी कि अच्छी किस्म के खाद, बीज, यंत्र, उर्वरक और सिंचाई सुविधाओं का प्रयोग करके हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन उसमें कर सकते हैं और ज़्यादा कृषि का विकास करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा और ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा तो निर्धनता कम हो जाएगी। इसी प्रकार से कीमत स्तर में स्थिरता, ज़्यादा कीमतें बढ़ती हैं, मुद्रास्फीति आती है तो गरीब लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं, तो कीमत स्थिरता को अपनाया जाना चाहिए, यानी कि कम से कम महंगाई हो। यानी कि इसमें क्या है कि आम वस्तुओं का, जो आम लोगों की पहुंच के लिए जो वस्तुएं हैं, अति आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन ज़्यादा बढ़ाया जाना चाहिए और इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ज़्यादा उत्पादन बढ़ेगा तो कम कीमतें होंगी और कम कीमतें होंगी तो लोगों की वास्तविक आय बढ़ेगी और निर्धनता को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है बेरोजगारी का उन्मूलन, यानी कि बेरोजगारी को दूर किया जाना चाहिए। छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग हैं, निर्माण आदि क्रियाओं को प्रोत्साहित
करना चाहिए, उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। शिक्षा प्रणाली को, जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, उसको व्यावसायिक बना देना चाहिए, यानी कि व्यवसाय से जोड़ देना चाहिए, ताकि कुछ लोग पढ़ लिख करके अपना खुद का व्यवसाय भी शुरू कर सके। इस प्रकार से बेरोजगारी का उन्मूलन हो सकता है। उत्पादन तकनीक में परिवर्तन, जो हमारी कृषि है वहाँ पर हमें श्रम प्रधान तकनीक को अपनाना चाहिए। उसका कारण है कि श्रम प्रधान तकनीक होगी तो ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा और बेरोजगारी कम होगी, और इस प्रकार से निर्धनता कम हो जाएगी। नेक्स्ट है न्यूनतम है ये न्यूनतम आवश्यकताओं की संतुष्टि। हर व्यक्ति की, जो गरीब व्यक्ति है, उसकी मिनिमम जो नीड्स या मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। यानी कि देखिएगा, आवश्यकताओं की संतुष्टि जरूरी है। हर एक व्यक्ति की जो प्राथमिक चिकित्सा है, प्राथमिक शिक्षा है और रोटी कपड़ा मकान की जो मूलभूत आवश्यकता है वो पूरी की जानी चाहिए। उससे क्या होगा कि गरीबी दूर हो जाएगी और इस प्रकार से देश का विकास हो जाएगा। नेक्स्ट है पिछड़े क्षेत्रों पर विशेष ध्यान। हमारे देश में कुछ ऐसे प्रदेश हैं जो बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, जैसे उड़ीसा है, नागालैंड है, यूपी है, बिहार है। ये ऐसे क्षेत्र हैं जो बहुत पिछड़े हुए हैं। यहाँ पर भी ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग धंधों को लगाया जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा विकास करना चाहिए। ऐसी विकासोन्मुख जो परियोजनाएं हैं वो वहाँ पर लागू कर देनी चाहिए, ताकि उन लोगों को वहाँ पर भी अच्छे से रोजगार मिल सके और निर्धनता को दूर किया जा सके। नेक्स्ट है स्वयं रोजगार के लिए अवसर। कुछ ऐसी स्कीम सरकार को लानी चाहिए ताकि लोग अपना खुद का रोजगार शुरू कर सकें। इस प्रकार से उनको कम ब्याज की दर पर रुपया उधार दे करके अपना स्वयं का रोजगार खोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जैसे अभी सरकार ने पीछे किया था मुद्रा बैंक में क्या था कि माइक्रो जो यूनिट है डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, इसकी फुल फॉर्म है मुद्रा बैंक की। इसमें क्या है कि जो उद्यमी है, जो अपना काम करना चाहते हैं, तो उसको कम ब्याज की दर पर या बिना ब्याज के बहुत सारा पैसा उधार देके सरकार इनको प्रोत्साहित करके बेरोजगारी को, यानी कि स्वयं का रोजगार खोलने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, और ताकि जिससे बेरोजगारी को दूर किया जा सके और निर्धनता को दूर किया जा सके। इसके साथ साथ अभी हम आपको कराएंगे, सरकार ने, देखो ये थे उपाय कि भी क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए निर्धनता को दूर करने के। अब मैं आपको बताऊंगी कि गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने निर्धनता उन्मूलन के लिए कौन कौन से कार्यक्रम अपनाए हैं। भारत सरकार ने निर्धनता उन्मूलन के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम अपनाए, जिसमें सबसे पहले था स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना थी। ये 1 दिसंबर 1997 में शुरू की गई थी, और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था कि शहरों में जो बेरोजगार युवक हैं या जिनको अल्प रोजगार मिला हुआ है उनको रोजगार देना था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। और इस योजना में 2 योजनाओं को इन्होंने शामिल किया गया था, USEP एंड UWEP। USEP यानी कि अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम एंड अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। इसमें 2 योजनाएं शामिल थी और शहरी बेरोजगार युवकों को रोजगार इसका देना था, इसका मुख्य उद्देश्य है। इसमें जो खर्चा किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का, तो केंद्र सरकार का 75% हिस्सा था और राज्य सरकार का 25% इसमें हिस्सा था। यानी कि जो खर्चा किया गया 75:25 के हिसाब से इसमें किया गया था। दूसरी जो योजना थी, दूसरा जो कार्यक्रम था वो था स्वर्ण जयंती। देखो ये भी स्वर्ण जयंती है, ये भी स्वर्ण जयंती है, लेकिन ये शहरी रोजगार योजना है, जबकि ये ग्राम स्वरोजगार योजना है। वो शहरों के लिए की गई थी, तो ये गांव के लोगों के लिए या गांव के युवकों के लिए की गई थी। इसकी शुरुआत अप्रैल 1999 में की गई थी। इस योजना की शुरुआत, इस योजना के अंदर 2 योजनाओं को शामिल किया गया था, IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड ट्राइसम ट्रेनिंग
फॉर रूरल यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो ग्रामीण युवा हैं उनका ट्रेनिंग कार्यक्रम इसके द्वारा शुरू किया गया था। ट्रेनिंग कार्यक्रम यानी कि ट्रेनिंग दे करके इस प्रकार से उनको रोजगार देना था। और सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से इसने शुरुआत की गई थी। इसमें छोटे छोटे यानी कि ये जो योजना थी गांव में छोटे छोटे उद्यमों की स्थापना की गई थी इसके द्वारा। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि 2011-12 में इस योजना को NRLM यानी कि इसमें पुनर्गठित कर दिया गया। NRLM क्या था? नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में इसको पुनर्गठित कर दिया गया था। नेक्स्ट जो प्रोग्राम किया गया सरकार ने वो क्या? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जो कि इसका ही नाम बदल दिया था। इसको हम आजीविका भी कहते हैं। इसे 2012-13 में सबसे पहले 150 जिलों में लागू किया और उसके बाद बाकी पूरे देश में लागू किया। नेक्स्ट है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। इस योजना को, ये जो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना है, 1 सितंबर 2001 को इसकी शुरुआत की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था 100 करोड़ मानव दिवस का निर्माण करना था और इसका जो खर्च उठाने की जो जिम्मेवारी थी वो केंद्र सरकार की 87.5 और राज्य सरकार की 12.5%, यानी कि इस प्रकार से खर्च का बंटवारा इसमें किया गया था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। इसको 2001 में शुरू किया गया था और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य क्या था कि सड़क, आवास और पेयजल और जो प्राइमरी जो शिक्षा है और स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको लोगों तक उपलब्ध कराना था। इसमें सड़क योजना और पेयजल योजना और आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, ये मुख्य थी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। इसे जो ये प्रधानमंत्री रोजगार योजना है, इसमें शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना था। शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए ये स्पेशल बनाई गई थी। अपना रोजगार स्थापित करने के लिए 1 लाख रुपए का ऋण सरकार दे रही थी। 1 लाख रुपए का जो ऋण है वो सरकार दे रही थी और अन्य क्रियाओं में योगदान देने के लिए या अन्य क्रियाओं में भाग लेने के लिए, अन्य कार्य करने के लिए 2 लाख रुपए का ऋण सरकार प्रदान कर रही थी शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए। नेक्स्ट है जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है नरेगा। नरेगा यानी कि मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण जो रोजगार योजना है, इसका पहले नाम नरेगा था। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, देखो NRE गारंटी एक्ट 2005। जो नरेगा है इसकी शुरुआत 25 अगस्त 2005 में की गई थी। इसको संसद में पारित किया गया था और 2 फरवरी 2006 से इसको लागू किया गया था नरेगा को। नरेगा का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो काम करने के योग्य है और काम करना चाहता है तो उसको कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना था। ये है नरेगा। इसका जो जन्म दिवस है वो फरवरी में मनाया जाता है, 2 फरवरी को, क्योंकि 2 फरवरी 2006 में इसको लागू किया गया था और आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बदलापल्ली गांव से इसको लागू किया गया था। सबसे पहले इसको 200 जिलों में लागू किया गया था और इसके बाद पूरे भारत में लागू किया गया था। तो ये जो कार्यक्रम है इसमें महिलाओं के लिए भी आरक्षण है, 33% आरक्षण है। ग्रामीण लोगों को रोजगार देने से संबंधित ये कार्यक्रम है, क्योंकि गांव के लोगों को रोजगार के लिए शहर में आना पड़ता था, उसी के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर इसका नाम बदल दिया गया और नरेगा के आगे मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी
यानी कि एम और जुड़ जाता है इसमें नरेगा के आगे एम, तो ये मनरेगा, यानी कि 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदल दिया गया और नाम बदल करके मनरेगा कर दिया गया। इसमें जहाँ पर जो गांव है, जहाँ पर के लोग हैं, उनको गांव में ही कार्य मिलेगा, लेकिन कार्यस्थल अगर 5 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी पर है तो जो उनकी जो मजदूरी की दर है उसमें 10% की बढ़ोतरी भी मिलती है। तो ये था नरेगा यानी कि मनरेगा, और इसका भी एक सरकार ने बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम शुरू किया गया है, क्योंकि सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम है वैश्विक स्तर पर। पूरे विश्व में मतलब सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम मनरेगा को बताया था 2015 में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार। उन्होंने कहा ये सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम है। इसके साथ साथ सरकार ने मध्य अवकाश भोजन योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को भी लागू किया। मध्य अवकाश भोजन योजना में क्या शामिल होता है कि जो स्कूल में जो बच्चे जाते हैं, पहली से 8वीं तक के बच्चों को खाना मिलता है, लंच मिलता है उनको, और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता जो कार्यक्रम है इसमें जो वृद्धावस्था पेंशन है बुजुर्गों के लिए, और बेसहारा महिलाएं और विधवाएं भी इस कार्यक्रम के अंदर शामिल होती हैं। यह योजना केंद्र सरकार के द्वारा लागू की गई है, और इस योजना के साथ साथ सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का भी प्रबंध किया गया है, यानी कि सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली है उसको भी केंद्र सरकार ने लागू किया है, और एकीकृत बाल विकास योजनाएं भी लागू की गई हैं। इसके नेक्स्ट है 9वां जो पॉइंट है वो है लघु और कुटीर उद्योग धंधों का भी सरकार ने बहुत ज़्यादा विकास किया है, यानी कि लघु और कुटीर उद्योग धंधों का। इसके साथ साथ एक और प्रोग्राम हमारा रहता है वो है 20 पॉइंट प्रोग्राम, 20 सूत्री कार्यक्रम। 20 सूत्री कार्यक्रम 20 पॉइंट प्रोग्राम, इस कार्यक्रम की जो शुरुआत थी वो 1982 में शुरू की गई थी। वैसे तो इसके अंदर 20 पॉइंट हैं, 20 कार्यक्रम है, लेकिन जितने हमने ये सारे प्रोग्राम बताए हैं अभी उनमें ये 20 के 20 पॉइंट आ चुके हैं। लेकिन फिर भी एक बार इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि जो 20 पॉइंट प्रोग्राम कौन से थे जिनको 1982 में सरकार ने लागू किया गया था। जिनमें था सबसे पहला था जिसे सिंचाई सुविधाएं, कि सिंचाई की व्यवस्था की जाए ताकि कृषि का के अंदर उत्पादन बढ़ाया जाए। दालों व तिलहनों का जो तिलहन और दालों के लिए और अच्छी योजनाएं लाया जाए, उनका विकास किया जाए, यानी कि उनके उत्पादन में वृद्धि की जाए। IRDP जैसा कि अभी हमने बताया था, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि इस योजना में आ चुका है, इसको लागू किया गया। भूमि की अधिकतम सीमा, यानी कि जोतों की अधिकतम सीमा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने जो एकड़ की या कितने जो भूमि है उसकी एक सीमा निश्चित कर दी जाए। इसी प्रकार से जैसे कृषि मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी प्रदान करना, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको कितनी मजदूरी मिलनी चाहिए। बंधुआ मजदूरों को पुनर्वास था जिसमें, इसी प्रकार से जैसे अनुसूचित जाति जनजातियों का विकास करना था, और जैसे पीने के पानी, मकानों की व्यवस्था करना, पीने का पेयजल अच्छा, गंदी बस्तियों का सुधार था। यानी कि इस प्रकार से बहुत सारे कार्यक्रम, टोटल 20 कार्यक्रम, जिसमें बिजली की व्यवस्था करना था, जैसे जो गोबर गैस को चालू किया गया उसका विकास किया गया, परिवार नियोजन को अपनाया गया, और 6 से जो बहुत इम्पोर्टेंट था वो था 6 से 14 साल, यानी कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको सबको एजुकेशन देना, उनको घर पर नहीं बैठाना, बल्कि बार बार ड्रॉप आउट बच्चों को शामिल करना, उनकी सूची बनाना और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, इन सब का उद्देश्य था। इस प्रकार से 20 जो प्रोग्राम है, 20 सूत्री कार्यक्रम है, उसमें 20 पॉइंट प्रोग्राम को लागू किया गया। तो इस तरह से सरकार ने काफ़ी कार्यक्रम लागू किए निर्धनता को दूर करने के। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, और इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को विराम देती हूँ और आप लोगों से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।